नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, हाजिर हूं देश का सवाल लेकर। दिल्ली में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है। सर्द हवाओं से लगता है जिंदगी जम जाएगी, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का जो आलम है, वहां की तस्वीर देखें तो लगता नहीं भीषण ठंड के आगे किसानों का हौसला डिगा है। आंदोलन के आज 39वें दिन किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को कल होने वाली 8वीं वार्ता से पहले साफ लहजे में बता दिया कि कानून वापसी से कम पर उन्हें कुछ गवारा नहीं। एक तरफ किसान सरकार में ठनी है तो दूसरी ओर सियासत भी तेज है। राहुल गांधी ने आज सरकार पर तीखा हमला किया और किसान आंदोलन की तुलना 1917 में हुए चंपारण आंदोलन तक से कर दी और ये कहा कि मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों से की जा सकती है। राहुल ने वार किया तो सरकार की ओर से भी तुरंत पलटवार हुआ। कल होने वाली 8वीं वार्ता क्या सफल होगी? क्या दिल्ली के बॉर्डर पर कल से शांति कायम होगी? क्या कल सुलह का सोमवार सामने आएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन उससे बात करें उससे पहले देखिए किसान आंदोलन के बहाने राहुल के हमले के बाद आज कैसे सियासत तेज हो गई है। पत्र पढ़ना चाहिए और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यही बातें कही थी कि कृषि के अंदर जो ये नए 3 कानून हैं उनको अगर हम सरकार में आएंगे तो लाएंगे। तो भारत सरकार ने वही काम किया और वो हमारे जो घोषणा पत्र में था और किसानों की ये मांग थी और लंबे समय से किसान जो मांग कर रहा था उसी बिलों को लाए हैं जो किसान को आज़ादी देने वाले हैं। तो इस तरह से ये सोनिया गांधी जी कृषि के बारे में जानते नहीं, कृषि क्या होती है, खेत क्या होता है, खेत में फसल बोई कैसे जाती है, वो लोग किसान की बात कर रहे हैं। चेतावनी नहीं कह सकते, किसानों ने अपना प्रोग्राम रखा है, चेतावनी तो नहीं उन्होंने ऐसी कोई दी, वो प्रोग्राम रखा है कि आप नहीं करोगे वो, क्योंकि जो संघर्ष होता है ना उसको टाइम टाइम पे प्रोग्राम देने होते हैं। प्रोग्राम नहीं दोगे तो संघर्ष धीमा हो जाता है। तो वो उनका प्रोग्राम पहले का लिखा हुआ है और जब इतनी बड़ा ट्रैक्टर मार्च करना है तो उसके लिए टाइम भी तो चाहिए ना। तो किसानों ने तो अपना प्रोग्राम जो वो बना रखा है, उसके बीच सरकार कर देगी 4 जनवरी को, तो सरकार वेलकम करके किसान पीछे चले जाएंगे। नहीं करेगी तो उस किसान को तो ऊपर आना ही है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो खुद ट्रैक्टर पे आए और ट्रैक्टर को इतना दुश्मन मत मांगे, क्योंकि अब ट्रैक्टर को यहाँ दिल्ली में आना बंद कर रखा है। भाई ट्रैक्टर तो एक मशीन है। और इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन का 39वां दिन आज है और कल 40वें दिन सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी। 8वें दौर की ये वार्ता होगी। 40वें दिन किसानों ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि सरकार अपना हट छोड़े और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। कानून रद्द होने तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। किसानों का कहना है कि किसानों की इस दौरान मौतें हो रही हैं, जो कि दुखद है। इस सब के ऊपर किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया है। दिन है जो सरकार है, केंद्र सरकार को अपना भतीरा जो अड़ियल भतीरा है, हटकर्मी बना रही है, उसको ये छोड़ना चाहिए और किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। जो हमने 3 कृषि कानून रद्द करने की बात की है, हमारी बात वही अड़ी है और किसान जब तक ये कृषि कानून खत्म नहीं किए जाते वापस नहीं जाएंगे। यही आंदोलन जो है वो बढ़ता जाएगा। किसानों की और गिनती है जो वो इस संघर्ष में शामिल होती जाएगी। मैं संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹਨੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ 60 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। एक के बाद एक लगातार वार्ता हो रही है किसान और सरकारों के बीच में, सरकार के बीच में। और इससे पहले 7वें दौर की वार्ता हुई थी जिसमें कहा गया कि कुछ प्रगति हुई है, आगे बढ़े हैं, लेकिन जहां तक कृषि कानूनों की बात है वहां पर मामला जस का तस।
8वें दौर की वार्ता कल 4 जनवरी को होनी है और उम्मीद यही जताई जा रही कि जिस तरह से पिछली बार दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करते हुए नजर आए, नजदीकियां दिखी, खाना तक खाया मंत्रियों ने किसानों का लाया हुआ लंगर का, उससे बात आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। लेकिन वाकई क्या कल सुलह का सोमवार होगा? हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ खास मेहमानों में इस वक्त अनिला सिंह जी, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ गई हैं। लगातार आप इन्हें देखते रहे होंगे। सरकार और बीजेपी का पक्ष पूरे बेलाग तरीके से रखते हुए हमारे साथ इम्तियाज अहमद अंसारी साहब जुड़ गए हैं, जेडीयू से हैं, वो अपना पक्ष हमारे साथ रखेंगे। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप हमको लगातार हमारे साथ देखते रहे होंगे। और प्रेम कुमार जी का चेहरा ये अनजाना नहीं है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अपनी बात विश्लेषण के साथ हमारे सामने रखते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ और भी लोग जो जुड़ेंगे, विवेक श्रीवास्तव साहब सीपीआई, शायद वो भी जल्दी जुड़ जाएं, मनोज पांडे साहब पूर्व कृषि मंत्री सपा सरकार में जो उत्तर प्रदेश में थे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इन सब लोगों से हम खुलकर बात करेंगे कल होने वाली वार्ता को लेकर। लेकिन हमारी बातचीत किसी अंधेरे मोड़ में ना चली जाए, लिहाजा शुरुआत करते हुए एक सवाल सबके लिए और 1-1 मिनट का हर एक को टाइम। शुरुआत में अनिला सिंह जी आपको ही देना चाहूंगा। सरकार का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं, बीजेपी की तमाम नीतियों, क्योंकि हमला बीजेपी के ऊपर ज्यादा है, उससे आप अपनी बात सामने रखेंगी। पहला सवाल यही कि 39वां दिन आज, कल 40वां दिन, 8वें दौर की बातचीत होने वाली है। सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, मंत्री आगे बढ़कर खाना खा रहे हैं, नजदीकियां आ रही हैं, एक दूसरे को समझा जा रहा है, लेकिन गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिख रहा। हम कहां पर हैं अनिला सिंह जी इस वक्त? 1 मिनट आपके शुरू होते हैं आप जी। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि पिछले इतने 1 महीने से ऊपर हो गया, एक दिन सब गिन रहे हैं, 39वां दिन है, सबको बहुत ज्यादा परेशानी कष्ट है जब देखते हैं कि हमारे किसान भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जब सरहद पर बैठे हुए हैं। पर जैसा मैंने हमेशा कहा है कि संवाद से ही समाधान होता है। सरकार संवेदनशील है, लगातार संवाद कर भी रही है और पिछली बैठक काफी कुछ सक्सेसफुल भी रही। उनकी 4 में से 2 डिमांड्स थी, वो मान ली गई थी, पर ये लोग जो बोल रहे, किसान नेता जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको रिपील करना पड़ेगा तीनों कानून और आपको एमएसपी गारंटेड करनी पड़ेगी। देखिए, ये इनकी डिमांड है, मैं समझ सकती हूँ, किसान है, उनकी अपनी डिमांड हो सकती है, पर ये तरीका नहीं है ना कि आप अक्रॉस द टेबल बैठ जाए कि भाई डील आप यही करिए। हाँ, इतनी छोटी बात नहीं है ना। किसान तो जो है पंजाब हरियाणा का भी है, तो किसान नागालैंड मणिपुर का भी है। मैं ये कह रही हूँ कि बिना जांचे बिना परखे आपने कैसे ये सोच लिया कि ये कानून से आपका फायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जी, पॉइंट आपका नोट किया अनिला जी, पॉइंट आपका नोट किया। बिना जांचे बिना परखे कैसे तय कर लिया गया कि ये चीजें हक में नहीं होगी। आगे मैं चलूंगा। हमारे साथ इस वक्त इम्तियाज अहमद अंसारी साहब भी जुड़े हुए हैं। अंसारी साहब, अनिला सिंह जी ने 2 बातें बड़ी खास कही यहाँ पर कि संवाद से समाधान होता है और ये लोकतंत्र में सही बात भी है। साथ ही पराली और बिजली के ऊपर जो पिछली बार एक रूपता आई, एक सहमति आई, वो भी आगे बढ़ने की तरफ इशारा करती है। लेकिन अनिला सिंह जी इस बात पर जोर दे रही थी कि बिना जांचे बिना परखे आखिर किसी चीज को गलत कैसे बताया जा सकता है। मेरा सवाल आपसे भी वही और 1 मिनट आपके भी यहां पर कि 39वां दिन, 8वें दौर की वार्ता, गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा है, हमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। हम कहां पर हैं इस वक्त? इम्तियाज भाई आवाज आ रही है तो बताएं कि इस वक्त किसान आंदोलन को देखते हुए हमारी स्थिति कहां पर है, कहां पर आते हैं, क्यों नहीं ये गतिरोध टूटता हुआ दिख रहा है? कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, शायद हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। इम्तियाज अहमद अंसारी जेडीयू की तरफ से थे और जल्दी उनके पास जाएंगे। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं प्रेम कुमार साहब के पास जाऊं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, वही सवाल आपसे भी कि लगातार सब कुछ हो रहा है, बातचीत हो रही है, दोनों पक्ष एक दूसरे से मिल रहे हैं। पिछली बार ऐसा लगा कि आगे बढ़े दोनों पक्ष, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा, वो गतिरोध कायम है। किसानों ने यह साफ कह दिया है कि वो इन कानूनों को खारिज किए जाने से पहले नहीं हटेंगे। कैसे टूटेगा गतिरोध? देखिए, मैंने बार बार आपके चैनल पर भी इस बात को रखा है कि सरकार की तरफ से यदि एमएसपी की गारंटी वाला कानून, जो इन तीनों कानून से अलग बनाया जा सकता है, या इसके विषय में एक अध्यादेश लाया जा सकता है,
यदि वो कर दिया जाता तो सारे देश के किसानों में एक संदेश जाता कि जो एमएसपी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के लोगों को, किसानों को मिली है, जिसकी वजह से ये तीनों इलाकों में जो है एक प्रॉस्पेरिटी आई है और विकास हुआ है, किसानों में एक समृद्धि आई है, वही चीज तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगी। ऐसी एक जो एमएसपी की व्यवस्था है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी बाध्यकारी, मैंडेटरी बना दी गई है, तो उनको कहीं ना कहीं एक विश्वास होता कि भाई सरकार काफी आगे बढ़ गई है। पहली बात तो ये है। दूसरा, हमने ये कहा था कि जब तक सारे देश के किसानों को संतुष्टि ना हो जाए, कमेटी बना करके इसको आप स्थगन, स्टे या इसको जो है इसके ऊपर थोड़े दिनों के लिए मोरेटोरियम जिसको कहते हैं वो लगा दिया जाए, और जब सबकी संतुष्टि हो जाए, जो अमेंडमेंट किसान चाहते हैं उनको करने के बाद इसको आगे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये बात भी ठीक है कि सुधार होने चाहिए थे, लेकिन किसानों को कॉन्फिडेंस में लेके संतुष्ट करके यदि किया जाता तो शायद और अच्छा हो पाता। ठीक है, सुधार होने चाहिए थे, लेकिन किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता, वो कहीं ज्यादा जरूरी था। और इस तरह के भी जब बयान सामने आते हैं तो लगता है कि बर्फ जो जम गई थी वो पिघलना शुरू हो चुकी है या कहीं बहुत पिघल रही है, और यही उम्मीद हम सब भी यहां पर कर रहे हैं कि ये बर्फ पिघले जरूर। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तमाम बातों को बेलाग तरीके से सामने रखते हैं। प्रेम कुमार जी, वो गतिरोध क्यों अब तक बना हुआ है? जैसा हमारे साथ इस वक्त चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ से जुड़े हुए, उनका यह कहना था कि सुधारों की जरूरत है और वो हमेशा होती है, दौर कितने भी क्यों ना हो, हमेशा सुधारों की जरूरत होती है और वक्त के साथ सुधार आते रहने चाहिए। लेकिन फिर भी ये गतिरोध क्यों? 40वां दिन कल होगा, 8वें दौर की वार्ता होगी, कहां पर पाते हैं आप इस सारे आंदोलन के बीच अभी क्या स्थिति आप समझ पा रहे हैं? देखिए राजीव जी, रिफॉर्म चाहिए, ये तो हर एक राजनीतिक पार्टी कहती रही है, सबके एजेंडे में रहा है। पर यहाँ जो दिक्कत वाली बात है वो है कि किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करते हुए कैसे रिफॉर्म को आगे बढ़ाया जाए। जो दुविधा की बात है, जो आपत्ति है, वो यही है कि किसानों का हित प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा कि अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा, कि एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर में भी सुनिश्चित किया जाए, और फिर जो पंजाब, हरियाणा जहां की एमएसपी से सर्वाधिक लाभ हुआ है किसानों को, देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका लाभ मिले। इसके लिए ये जरूरी है कि चाहे अध्यादेश लाए या कानून में बदलाव करे या जो भी कदम उठाए जिससे कि आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बातचीत में रास्ता निकले, वो निकाला जाना चाहिए। तो ये काम कॉल सरकार का होना चाहिए। आंदोलन जो है, देखिए किसान फिजिकली मौजूद है, बारिश में, ठंड में सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, इसमें तो कोई छिपी हुई बात नहीं है ना। आंदोलन को किसी का समर्थन है, किसी का दिल से समर्थन है, किसी का दिखावे का समर्थन है, लेकिन किसान तो आंदोलन में है। अब है कि सरकार जो सहानुभूति दिखा रही है, अच्छे से बातचीत कर रही है, माहौल बना रही है, वो सहानुभूति वास्तव में वो सिंसियर है, गंभीर है, ये दिखाने का वक्त कल आ गया है। और सरकार को निश्चित रूप से अपनी गंभीरता, अपनी संवेदनशीलता, किसानों की मांग, ठीक है, सिंसियर है, गंभीर है, ये सब दिखाने का वक्त सरकार को आ गया है और इस पक्ष में किसान लगातार अड़े हुए हैं। लेकिन वो सिंसियरिटी और गंभीरता के पैमाने क्या होंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किसानों ने वार्ता से पहले ही तमाम बातें सामने रख दी। उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में चौपाल करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो कहीं बहुत किसान भी शायद इस वक्त दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इम्तियाज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जेडीयू से हैं। इम्तियाज भाई, आपसे भी वही सवाल हमारा जो मैंने अभी अपने बाकी 3 मेहमानों से पूछा। कल 40वां दिन होगा, आज 39वां दिन है, 8वें दौर की वार्ता है। पिछली बार लगा कि पराली और बिजली के ऊपर दोनों पक्षों में एक रूपता, एक सहमति आती हुई दिखी, दोनों काफी नजदीक एक दूसरे के दिखे, लेकिन वो गतिरोध लगातार बना हुआ है और गतिरोध जब तक बना रहता है तब तक ऊहापोह जैसी स्थिति होती है। आखिर कोई जन आंदोलन अनिश्चित काल तक तो चल नहीं सकता। इम्तियाज भाई। जी बिल्कुल नहीं चल सकता, लेकिन सरकार ने जिस तरह से किसानों की समस्याओं पे गंभीरता दिखाई है, और देखिए कोई भी आंदोलन या किसी भी समस्या का समाधान बातचीत ही है, और सरकार ने जिस तरह से बातचीत का रास्ता अपनाया है वो स्वागत योग्य है, और सरकार का हस्तक्षेप है कि बातचीत करके इस समस्या का निदान किया जाए और किसानों को खुश किया जाए। तो सरकार का जो प्रयास है निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
और हम समझते हैं कि किसान नेता को भी इस मुद्दे पे काफी गंभीरता से आक्रोशित नहीं होकर के गंभीरता से प्रत्येक बिंदु पे सरकार के द्वारा दिया गया प्रस्ताव पे भी विचार करने की जरूरत है और सरकार को भी किसानों की समस्याओं पे जिस तरह से विचार कर रही है वो स्वागत योग्य है। दिल खोल करके किसानों के साथ बैठ करके बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हम लोगों के बिहार में तो किसानों की स्थिति बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है, इसलिए बिहार में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन देश का ये अभी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। हम समझते हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या का समाधान होना चाहिए। हालांकि इम्तियाज भाई ने ये बात साफ कर दी कि बिहार में ये स्थिति ऐसी नहीं है, तो क्यों ये पूरा का पूरा आंदोलन पंजाब और हरियाणा तक ज्यादा प्रखर रूप से दिखाई पड़ता है और क्यों वहीं से ही ज्यादा इसमें विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं? अब मैं पैनल को ओपन फॉर ऑल करूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि सीपीआई से विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, फिलहाल अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन शुरुआत कर लेता हूं आपके साथ ही, पुष्पेंद्र भाई आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। आप किसान हैं और आप चीजों को समझते हैं और आप इस पूरे तीनों कानूनों को भी समझ रहे होंगे। इस कानूनों को लाने के पीछे जो सबसे बड़ी मंशा थी वो मंशा यही थी कि किसानों को बिचौलियों आढ़तियों के चंगुल से निकाला जाए। किसान अगर अपनी उपज करता है, अगर पैदावार वहां पर करता है, खेत में जाकर मेहनत करता है, सींचता है, तमाम पसीना बहाता है, तो किसान को यह हक भी होना चाहिए था कि किसान तय करे कि वो अपनी उपज को किस मूल्य में, किस दाम में, कहां पर किसे बेचना चाहेगा। मंडी की जो बाध्यता थी वो कहीं खत्म होती दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो भी किसान यहां पर डटे हुए हैं उनका इस बात पर यहां ये रुख है कि ये शुरुआत है, धीरे धीरे कहीं यही चीज काल के गाल की तरह ना हो जाए, कहीं फिर मंडी ही ना उपलब्ध हो। क्या किसी चीज को बिना परखे जाने इतना विरोध सही है? क्या इस तीनों कानूनों में जिनको वापसी कर लेने की मांग किसान कर रहे हैं, क्या वाकई उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसानों के हक में हो? चौधरी पुष्पेंद्र। देखिए, इसका जवाब देते हुए आज खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टडी छपी है, उसमें ये बताया गया है कि जब 98-99 से और 2016-17 2016-17 तक की उन्होंने मंडी के प्राइसेस दिए हैं, जो बिहार का कंपैरिजन पंजाब और हरियाणा से किया है, और उसमें ग्राफ बना हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि एक साल को छोड़ करके किसी भी साल एमएसपी से ऊपर जो है फसलें बिहार में नहीं बिकी और पंजाब में एक साल को छोड़ के कभी भी एमएसपी से नीचे नहीं बिकी। यानी एमएसपी की व्यवस्था यदि आपके यहाँ है और मंडी व्यवस्था यदि आपके यहाँ मजबूत है तो एमएसपी से नीचे बाजार का रेट ज्यादा नहीं जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2006 में बिहार में से एपीएमसी एक्ट को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। हालांकि जो करंट अभी जो इन्होंने सुधार किए उसमें मंडी व्यवस्था को समाप्त करने की बात नहीं कही गई है। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मंडी व्यवस्था को समाप्त करने की बात नहीं। विवेक श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ गए और मैं इंतजार उन्हीं का कर रहा था। इसके बाद पैनल ओपन फॉर ऑल होगा और विवेक श्रीवास्तव जी देर से आए लेकिन आप दुरुस्त आए क्योंकि आपकी जरूरत भी थी इस डिस्कशन में। मैं कल को लेकर बात कर रहा हूं और पहला सवाल आपको भी मैं 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। कल 40वां दिन होगा, 8वें दौर की वार्ता होगी, सब कुछ दिख रहा है विवेक भाई, लेकिन बस गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। कहां पर पाते हैं आप इस आंदोलन को लेकर, अभी स्थिति को लेकर? आदमी चाहे वो विपक्षी हो, खुश नहीं है कि एजिटेशन इतना लंबा चले, बातचीत ना हो पाए, कोई हल ना निकले, हल निकलना चाहिए, तो उसकी बात नहीं है। लेकिन अब आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पूरे विश्व के अंदर, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर और इंडिया के अंदर जो फार्मिंग किसानी है ये व्यवसाय आप वकील ज्यादा कमाएंगे, लेकिन पूरे विश्व में प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। इसलिए पूरे विश्व की सरकारें हैं वो अपने किसानों को सब्सिडी देती है, देती है, इंसेंटिव देती है कि कम से कम किसानी के साथ तो फसलें की। तो आपको कल्चर को नहीं नाप सकते हैं। यही गलती सरकार कर रही है। वो चाहती है कि जो हो मार्केट के हो, ऐसा नहीं। आप जो आश्वासन सेशन ऑफ पार्लियामेंट जिसको जा रही है, आप तो आपने
टैक्टफुली जो है तो पार्लियामेंट कर दिया, तो आप कैसे अमेंडमेंट लाएंगे? अगर चलिए ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी आपको भी जितना वक्त देना था, आपका भी मैसेज क्लियर पहुंचा हमारे दर्शकों तक। और मैं एक बार और चाहूंगा, थोड़ा सा आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जल्दी अगर वो भी ठीक हो जाए उसके बाद हम पूरा ओपन टू ऑल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब तमाम गेस्ट मेरे स्क्रीन पर हैं और मैं शुरुआत कर लेता हूं प्रेम कुमार जी आपके साथ, और फिर अनिला सिंह जी आप, और उसके बाद विवेक श्रीवास्तव भी इसका जवाब देंगे। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इम्तियाज भाई भी जुड़े हुए हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी इस वक्त जुड़े हुए। चलिए मनोज पांडे साहब भी, पूर्व कृषि मंत्री समाजवादी पार्टी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मनोज पांडे साहब, क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्या समस्याएं हैं, आखिर गतिरोध टूट क्यों नहीं रहा? कल 8वें दौर की बातचीत है, 1 मिनट का वक्त आपको भी देता हूं, ओपन टू ऑल डिस्कशन में फिर जाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि आज देश का किसान आज 39-40 दिन से आज सड़कों पर इस ठंडी में बैठा हुआ है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार की भावना क्या है और मंशा क्या है। यदि शायद सरकार ने अच्छी भावना और अच्छी मंशा से ये काम किया होता तो किसान आज सड़क पर ना होता। मेरा ये मानना है कि जब ये कानून लाया गया तो देश के किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया। और सवाल केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का नहीं है, सवाल देश के उन किसानों का है जिनकी आबादी 68% है। 68% लोग आज देश के कृषि पर आधारित हैं। उस समय अगर देश का किसान सड़कों पर आए तो ये इंगित करता है कि उसे इस कानून पर और कानून की मंशा पर विश्वास नहीं है। कभी भी इस देश में जब नए कानून बने हैं तो उस वर्ग को विश्वास में लेकर के किया गया है। दुर्भाग्यशाली ये रहा कि केंद्र सरकार ने जब ये कानून बनाया तो कृषि के विशेषज्ञों से और कृषि के बड़े लोगों से इसमें कोई राय सलाह नहीं की गई। चलिए, राय नहीं ली गई, किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया, लेकिन संसद तो थी ना, संसद तो सर्वोच्च है, जो हमारी जनता के प्रतिनिधि हैं वो तो तमाम वहां पर मौजूद थे ना। बातचीत हुई, सबने एक इसके प्रोज एंड कॉन सारे डिस्कस किए गए, उसके बाद ये चीजें अस्तित्व में आई। तो अगर संसद में लोकतंत्र के मंदिर से कोई चीज अपने मुताबिक नहीं निकलती, उसको आंदोलन के जरिए अगर राजनीतिक दल अपना हथियार बनाते तो वो भी ठीक नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता। देश में तमाम कानून पार्लियामेंट में और असेंबली में पास होते हैं, लेकिन समय रहते हुए तमाम उनमें सुधार भी किए जाते हैं। ये जिद या प्रतिष्ठा का सवाल नहीं होना चाहिए, ये देश के किसानों का सवाल है। यदि अगर कोई कानून ऐसा बन गया है जो सूट नहीं कर रहा है, देश को नहीं कर रहा और देश के अन्नदाताओं को नहीं कर रहा है, तो सरकार को सहजता से स्वीकार करना चाहिए और उसमें परिवर्तन करना चाहिए। सरकार को सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए और उसमें परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन कितना सहज है स्वीकार करना और कितना सहज है परिवर्तन करना? अनिला सिंह जी, अगर ऐसी नौबत आती है, यहां पर स्थिति अगर किसानों के साथ एक रूप होने या सहमति पर पहुंचने की होती है, तो कितना आसान है इन कानूनों को वापस लेना? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं सरकार जो लगातार अभी तक इसके तमाम फायदे लोगों तक रख रही है, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? किसान तो मानने को तैयार नहीं दिख रहे। क्या कल सुलह वाला सोमवार होगा? सबसे बड़ी बात इस वक्त। चलिए प्रेम कुमार जी के पास मैं इस वक्त जाऊंगा। प्रेम कुमार जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, लगता है ऐसा है इस पूरे आंदोलन में सरकार और किसान ही पक्ष बन गए हैं, जो राजनीतिक दूसरे दल हैं, यानी जिनको हम विपक्ष कह सकते हैं, वो इस आंदोलन से उपजे तमाम समीकरणों का नफा नुकसान तय कर अपनी बात सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेता संसद में ऐसे ही परिवर्तनों का समर्थन कर चुके हैं। कांग्रेस की बड़ी नेता ये इस बारे में अपनी राय रख चुकी हैं, लेकिन आज जब स्थिति सरकार के उलट है तो कांग्रेस कह रही है किसानों के साथ अन्याय किया गया है। ट्वीट आंदोलन का हिस्सा बन गई है कांग्रेस। प्रेम कुमार जी, देखिए राजीव जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिफॉर्म तो हर पार्टी चाहती है, लेकिन किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करते हुए ये रिफॉर्म होना चाहिए। यहीं पर विरोध है, यहीं पर राजनीति है, यहीं पे हित और अहित को लेकर के पक्ष और विपक्ष हैं। आप देखिए कई स्टेट्स हैं जिसने मना कर दिया है कि हम अपने देश में, अपने प्रदेश में इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे।
वो भी एक प्रकार का विरोध है इस कानून से। और ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश में, जिसमें कृषि ऐसी सूची में है जिसमें कि स्टेट को अधिकार है कि उसको उस पर कानून बनाए, तो स्टेट का उसमें एक हिस्सा होता है। उसकी हर प्रदेश में खेती का अलग अलग नेचर है। आप देखिए, मंडी कहीं पर बिहार में खत्म कर दी गई है, तो केरल में मंडी है ही नहीं। और मैं इस बात पर भी आऊंगा, विवेक जी से भी इस बात पर बात करूंगा। केरल में तो मंडी है ही नहीं, फिर अधिकतर जो विचारधाराएं हैं, खासतौर पर वामपंथ से जुड़े हुए नेता, वो क्यों इस बारे में किसानों की बदहाली की बात करते हैं? केरल तो पनप रहा है ना, वहां के किसानों को कोई समस्या है नहीं, वहां एपीएमसी है नहीं। कंटिन्यू करें, अपनी बात रखें, पूरी करें सर जी। तो वहां अगर मंडी नहीं है तो उससे अच्छी व्यवस्था वहां चल रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग प्रदेश में किसानों की और खेती की स्थिति अलग अलग है। तो इसलिए जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे स्टेट्स, उनके साथ, उनके कृषि मंत्रियों के साथ कंसल्ट करके जो एक कानून बनना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसी वजह इवन संसद में ये पारित हुआ, संसद में मतदान तक नहीं कराया गया, कोरोना के नाम पर डिबेट से बचा गया। तो इस तरह से कानून पास होता है क्या? यही वजह है कि इस तरह इतनी तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। आज किसान सब कुछ छोड़ करके सड़क पर खड़ा है, तो इसलिए खड़ा है कि उनको लग रहा है कि उनकी किसानी चौपट होने वाली है। तो ये विश्वास कौन दिलाएगा? अनिला सिंह जी, प्रेम कुमार जी को आप सुन रही हैं। प्रेम कुमार जी ने कहा, केरल का उदाहरण दिया, बिहार का उदाहरण दिया और कहा कि वहां पर मंडी व्यवस्था नहीं है। तीन चीजें, मंडी व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जमाखोरी की बात, जो तीसरा कानून है, इस पर सबसे ज्यादा एतराज जताया गया। लेकिन मैं भी इसी बात का पक्षधर हूं, अगर किसी नई आ रही चीज को परखा भी न जाए तो उसे गलत कैसे कहा जा सकता है? जब केरल में एक चीज सफल है और वहां के किसानों को तकलीफ नहीं है, तो फिर उसको पूरा इन जनरल कैसे बात की जा सकती है? अनिला सिंह जी, क्या इस पर सरकार मत समझा रही है किसानों को? क्या किसानों पर इस बात को रख रही है सामने? देखिए, पुष्पेंद्र जी आपके पैनल पर हैं, ये एक्सपर्ट है। अभी प्रेम कुमार जी ने भी बहुत सारी यहाँ पर बातें कही। मैं केवल और केवल दोनों लोगों से एक चीज जानना चाहती हूँ कि क्या पूरे विश्व में एक देश ऐसा बता दें कि जो क्रॉप उनकी एमएसपी में आती है 100% खरीद के सरकार कर लेती है? 100% गारंटी वो दे देती है कि कोई भी क्रॉप जो है ना तो एमएसपी के ऊपर बिकेगा और ना ही एमएसपी के नीचे बिकेगा। अगर मैं अपने देश की बात कर लेती हूँ, एमएसपी पर खरीद जो होती है, जो हमें पता है, हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं कि 6% जो 6% है उसकी खरीद होती है। कहाँ जाता है? एफसीआई गोडाउन्स में जाता है। एफसीआई गोडाउन्स अभी हमारे पास इतने भरे हुए हैं कि आगे के 3 साल जो पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस होता है, जो अन्न दिया जाता है, वो सफिशिएंट है। हम कहाँ, अभी ये जो लॉकडाउन का समय गया उसमें 1 लाख टन से भी ज्यादा वेस्टेज हुआ है और हर साल वेस्टेजेस होते हैं क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो मुझे क्या, कोई भी एक समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि भाई एक नया सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करो, उसको कोई अड़ियलपन तो है नहीं, आप जांच भी नहीं रहे हो, परख भी नहीं रहे हो, नई इंफॉर्मेशन चाहिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। आजकल के जो किसानों के भी बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं। क्यों ये सोचा जाए कि किसान का बेटा जो है वो खेती नहीं करेगा, वो टीचर बन जाएगा, सिपाही बन जाएगा, फौज में चला जाएगा, बहुत हुआ तो थानेदार बन जाएगा? क्यों भाई, क्यों नहीं उसको और ऑप्शंस मिलने चाहिए? मुझे दुख इसलिए होता है कि अगर ठीक है किसान भाई एक बात करें, क्योंकि वो परेशान होते हैं जब उनका प्रोड्यूस जो है वो ठीक दाम पे नहीं जाता है। तो अगर ये हम पहले से ही मानसिकता बनाकर क्यों बैठ जाएं कि ये कॉर्पोरेट्स आएंगे जी, सवाल यही है कि चीजों को एक्सपीरियंस करने से पहले ये मानसिकता क्यों बनाई गई? क्या ये किसानों की मानसिकता है या फिर जो किसानों तक ये बात पहुंचा रहे हैं ये उनकी मानसिकता है? और दूसरी बात ये भी कि राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि हम चंपारण के उस क्रांति, उस आंदोलन की बात कर रहे हैं और आज की सरकार को अंग्रेज बहादुर सरकार की तरह से उन्होंने उससे तुलना कर दी है। एक बात ये, और दूसरी, अगर एपीएमसी पर सवाल थे तो केरल में एपीएमसी क्यों नहीं है? क्यों वहां पर फिर भी उसके बाद किसान खुश है? हम लौट कर आते हैं हेडलाइंस के बाद और जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं तमाम सुधारों के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी। आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी चंपारण से तुलना कर रहे हैं। इस सरकार की तुलना
अंग्रेज बहादुर से कर रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र के लिए इतना भद्दा कमेंट नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। हम 70 साल से ज्यादा के लोकतंत्र में हैं, और अब अगर लोकतंत्र है तो जनता का चुना हुआ लोकतंत्र है। क्या वाकई चंपारण से तुलना करें, क्या वाकई सरकार को अंग्रेज बहादुर से तुलना करनी ठीक है राहुल गांधी के लिए? और क्या हम उम्मीद करें कि सरकार और किसानों के बीच जो टकराव है वो सरकार के ही अड़ियल रवैये से है? देखिए राजीव जी, अगर चंपारण से तुलना होती है तो इसकी वजह यह है कि जब खेती में प्राइवेट सेक्टर्स जब आ जाते हैं और उनके हिसाब से अगर उत्पादन होने लगता है तो किसान बाजार के हिसाब से डिक्टेट होता है और उन्हीं फसलों का उत्पादन होगा जिसका बाजार डिमांड करेगा। जैसे कि नील की खेती होती थी, अंग्रेजों को जरूरत होती थी और नील की खेती कराते थे जबरदस्ती, तो वो स्थिति पैदा ना हो जाए। तो ये हमारा अतीत अगर हमें सीख देने के लिए हमारा आंदोलन है अतीत का। प्रेम कुमार जी, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, और बात यहां पर सीधी सी मैं रख रहा हूं कि एक दौर था जब टेलीकॉम क्रांति हो रही थी, तब हम लोग एक सरकार की एजेंसी के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, टेलीफोनी की सुविधाएं लेते थे। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर आए, एसएमएस का रोल पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें हम न केवल बात करते हैं, हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, हम एक दूसरे के और ज्यादा संपर्क में रहते हैं, और बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई। तो अगर हम परखेंगे नहीं तो कैसे जांचेंगे कि ये चीजें हमारे लिए एक नया एवेन्यू खोल रही हैं? कंप्यूटर जब आए थे तो बड़ा डर दिखाया गया था, लोगों की नौकरी चली जाएंगी। आज हम कम से कम इस चीज को तो स्वीकार करें। राहुल गांधी तो पहले तारीफ करते थे। देखिए राजीव जी, आप कई बार ये बात कह चुके हैं कि हम जब तक कि एक बार परखे नहीं। देखिए, एक परखी हुई चीज को, एमएसपी सिस्टम एक परखी हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम खत्म ना होने दें और मजबूत बनाएं, यही तो आंदोलन है। ये व्यवस्था, अगर एमएसपी क्या है, एक प्रोटेक्शन है कि बाजार के हाथों किसान मजबूर होकर के औने पौने दाम में अपनी फसल बेचने को विवश ना हो, इसलिए एमएसपी है। एमएसपी लगातार है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगातार बनी हुई है, और सरकार ने लगातार यह भी कहा है कि एमएसपी ऐसा हटने वाले नहीं है। पहले लिखित बात हो रही थी, अब कानूनी गारंटी की बात होने लगी, तो उलझ रहा है काफी कुछ। राजीव जी, इस पॉइंट को बहुत समझने की जरूरत है। सरकार ने तो इस कानून में इसका जिक्र ही नहीं किया एमएसपी का। जब विरोध हुआ तो सरकार भरोसा दे रही कि एमएसपी हटाने की बात हमने नहीं की है। आपने बात नहीं की है, लेकिन जो एमएसपी का मतलब है कि इससे नीचे नहीं खरीद होगी, और वो सिस्टम जब बना रहता है एमएसपी का तो मार्केट भी उसी हिसाब से कंट्रोल होता है। यानी कंफ्यूजन है। अनिला सिंह जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मनोज पांडे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज पांडे जी, आपको लगता है कि जो कुछ भी किसानों तक पहुंच रहा है, मैं केरल की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने इससे पहले ट्वीट के जरिए केरल की बात की थी, अगर केरल का किसान खुश है, वहां पर एपीएमसी व्यवस्था नहीं है, बिहार में भी तमाम किसान इसके विरोध में नहीं दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां से भी बहुत छोटा हिस्सा है, और दूसरे साउथ के राज्यों में जाएंगे तो वहां भी वही स्थिति है। तो अभी जो स्थिति है, क्या उसको बढ़ा चढ़ाकर रखा जा रहा है, गतिरोध लंबा चलाया जाए, या वाकई अगर गतिरोध टूटना है तो अब सरकार को कानून वापस लेने ही होंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं दिखता? जी, मेरा ये मानना है, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि देश के सबसे बड़े सूबे में कृषि कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अवसर हमें 5 साल मिला है। देखिए, 2 तरीके की कृषि पूरे देश में होती है, एक घरेलू कृषि होती है, एक व्यावसायिक कृषि होती है। देश का ये मैं महसूस करता हूं कि एक बड़ा हिस्सा घरेलू कृषि में भी है, और वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर भी है। ये कई सरकारों का लगातार प्रचलन रहा और प्रयास भी रहा है कि लोग घरेलू कृषि से व्यावसायिक कृषि की ओर जाएं। अब केरल की कृषि को आप पंजाब की कृषि से, हरियाणा की कृषि से और बिहार और उत्तर प्रदेश की कृषि से जोड़ करके नहीं चल सकते हैं। जी, केरल की कृषि को पंजाब और तमाम जगहों की कृषि से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। यही तो बात यहां पर मैं समझना चाहता हूं कि अगर यह आंदोलन बहुत ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसानों को प्रभावित कर रहा है, तो क्या यह जाहिर है कि महाराष्ट्र के किसान भी इसको उसी तरह से देख रहे हो सकता है कि वो नई तरह की फार्मिंग, नई कृषि में अपना कदम रख चुके हों और उन्हें इस कानूनों के जरिए कुछ फायदे भी दिख रहे हों। विवेक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विवेक जी, प्रधानमंत्री ने भी सवाल उठाए थे
मैं गतिरोध पर तो बात करूंगा, और गतिरोध अगर नहीं टूट रहा है तो मैं इस बात से अलग नहीं हटूंगा कि वहां सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को बड़ा दिल दिखाना ही होगा। लेकिन अगर केरल में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, जहां वामपंथ की सरकार है और बेहतर तरीके से किसानों को मैनेज कर रही है, किसानों तक फायदे पहुंचा रही है, तो फिर आप लोग ये संदेश क्यों नहीं देते कि इन कानूनों के जरिए वो तमाम बदलाव हैं जो फायदा वहां का किसान ले रहा है वो पूरे देश का किसान लेगा? देखिए, पहली चीज है, जैसे अभी वो मेरे से पहले वाले प्रवक्ता बोल रहे थे, केरल की हरियाणा फर्क है। केरल की जो क्रॉप्स होती है वो आती भी नहीं। अब आपके स्पाइसेस है, आपका कोकोनट हो गया, आपकी कॉफी हो गई, रबर का कोई प्लांटेशन हो गया, तो ये वो नहीं है और की तरह से नहीं है। तो अगर इन बात करेगी घाटा हो। अब आप समझिए, लेकिन एसेंशियल हो गई इनको देश को आप ये कल क्या हो सकता है विवेक जी, कल क्या हो सकता है? क्या वो कंफ्यूजन प्रिवेल करेगा? क्या किसान समझेंगे क्योंकि पराली और बिजली के ऊपर किसानों ने कहा कि सरकार आगे बढ़ी और बात मानी? क्या रद्द करना इतना आसान है? क्या हो सकता है? राजनीति और तमाम बंधनों को आप भी समझते होंगे, क्या यही हल होगा? क्या इसे परखने का कोई मौका नहीं दिया जा सकता या दिया नहीं जाएगा? ये कैपिटलिस्टों का है फूड। हमने तो फूड की सरकार और अंबानी सरकार से भी और प्रधानमंत्री दिल दिखाएं, आगे बढ़े के अंदर। ये अनिला सिंह जी, प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाना होगा, विवेक श्रीवास्तव जी का कहना है। बड़ा दिल दिखाएं, इसको वापस लें। अनिला सिंह जी, नेताओं को आमंत्रित को शांत कर को बुलाएं, बनाए, हम सब और ठीक है। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए राजीव जी, मनोज पांडे जी जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी, उन्होंने एक बात वही कही जो मैं लगातार कहती चली आ रही हूँ कि जब केंद्र कोई कानून बनाता है वो किसी एक या दो या तीन प्रदेश के लिए नहीं बनाता है, पूरे भारतवर्ष के लिए बनाता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि केरला का जो किसान है उसकी जो जरूरत है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जम्मू कश्मीर का किसान है उससे बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल सही कहा। हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में बांस बहुत होता है, पहले वो पेड़ की कैटेगरी में आता था तो इतना बहुत ज्यादा उससे उत्पादन नहीं कर पाते थे, उसको घास की कैटेगरी में लेकर आए कि भाई ठीक है, इससे बहुत ज्यादा आप उत्पादन करो, आप एक्सपोर्ट करो, हैंडीक्राफ्ट्स बनाओ। तो हर एक क्षेत्र का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। और ये जो 3 कानून बने हुए हैं, मैं मनोज जी से यही पूछना चाह रही थी, आप कृषि मंत्री रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए तीनों कानूनों को पढ़कर कि यहाँ पर जाति किसके साथ हो रही है। एक प्रवक्ता ने शायद प्रेम कुमार जी ने ये बात कही थी कि राहुल गांधी जी ने भी ये बोला कि क्या आप जबरदस्ती चंपारण का उदाहरण देते हुए कि नील की खेती करवाएंगे जैसे अंग्रेजों ने कहा। नहीं राहुल जी, बिल्कुल नहीं करवाएंगे, ये काम तो आपने किया है। अगर मैं हरियाणा की बात करती हूँ राजीव जी, हरियाणा में पानी की कमी रहती है और यहाँ पर पहले चावल नहीं होता था और फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पर इतना चावल बोने लगे कि अब वाटर टेबल इतनी ज्यादा नीचे चली गई है और उसके बाद पता चलता है पराली भी जलती है और पॉल्यूशन का हाल देख लीजिए। देखिए ऐसा है, भारत की सरकार जो है वो चीन की तरह, जैसे उइगर्स जो है वहां पे मुसलमान, चीन जो है, चीन की सरकार जबरदस्ती उनसे कॉटन उगवाती है। ये भारत की सरकार है, जबरदस्ती कुछ नहीं करती, जबरदस्ती नहीं करवाती। ठीक है विवेक भाई, आता हूँ। प्रेम कुमार जी बताइए, आप क्या कहेंगे? आप देखिए, ये उदाहरण अटपटा सा लगता है कि जो खेती जिस क्षेत्र में जो हमने हरित क्रांति हमारी देश की उपलब्धि है उसको हम गलत ठहरा रहे हैं। ये तो अजीबोगरीब बात हुई। कहाँ
नील की खेती कमर्शियल मकसद से किसानों पर जुल्म करके वो कराई जाती थी, उसकी तुलना हम हरित क्रांति के जमाने से करें। प्रेम कुमार जी ऐसा है, प्रेम कुमार जी, जब तक कृषि कानूनों को लेकर हो हल्ला नहीं मचा था तब तक एक बात, मेरे साथ मेरा पैनल शायद सहमत हो, हम एक बात का हो हल्ला खूब देखते थे कि किसान की जो उपज है उसका फायदा बीज के बिचौलिए आड़तिए ले जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2.5 महीने पहले दिल्ली की एक एपीएमसी में 70 रुपए का 5 किलो प्याज मिलता था, आज की स्थिति है 180 रुपए का 5 किलो प्याज मिल रहा है। ये जो अंतर है, क्या ये किसान के पास जा रहा है, ये किसके पास जा रहा है, और अगर इसे दूर करने की किसी के जरिए जरूरत कोशिश की जाती है तो क्या वो पूरी तरह से खारिज कर दी जानी चाहिए? प्रेम कुमार जी देखिए, ये एक जेन्युइन सवाल है कि जो किसानों को फायदा जो है मार्केट में जो बिकता है वो किसानों को नहीं मिल रहा है, कैसे मिले, कैसे सुधार हो, ये जरूरी है। लेकिन ये इस नाम पर क्या जो कुछ सुधार हो रहे हैं, क्या वो इसलिए हो रहे हैं, क्या बिचौलिए सिस्टम खत्म करने के लिए हो रहे हैं? नहीं, इससे और बिचौलिए बढ़ने वाले हैं। हम तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उसका विपणन से लेकर के उत्पादन तक में जो व्यवस्था होगी वो अभी तक भेग है, अभी तक सामने नहीं है। हम कैसे मान लें कि ये बिचौलिए सिस्टम खत्म होने जा रहे हैं? तो सवाल तो वही है ना प्रेम कुमार जी, जब तक ट्राई नहीं होगा, जब तक कोशिश नहीं होगी, तब तक पता कैसे चलेगा कि इसमें खामियां क्या हैं और बेहतरी क्या है? विवेक भाई, आ रहा हूं आपके पास। पुष्पेंद्र जी मेरे साथ इस वक्त हैं। पुष्पेंद्र जी, आपसे भी वही बात, और ये मेरा खुद का भी अनुभव है। अगर 2 महीने पहले प्याज 5 किलो 70 रुपए का दिल्ली की एक एपीएमसी में मिल रहा है, अंदर मंडी में जाकर मिल रहा है, और वो 2 महीने बाद 180 रुपए का हो जाता है, तो क्या ये अंतर किसान को जा रहा है? अगर जा रहा है तो सर्वश्रेष्ठ है, अगर नहीं जा रहा है तो कहां जा रहा है, और इसका हल क्या खोजा नहीं जाना चाहिए? पुष्पेंद्र जी। नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात है कि बिचौलिया तंत्र पूरे कृषि अर्थव्यवस्था पर हावी रहा है और लगभग 1/4, कहीं 1/3 और कहीं 1/10 पैसा ही जो उपभोक्ता खर्च करते हैं वो किसान तक पहुंच पाता है। इसीलिए तो हमने कहा है कि उसको खरीदने के लिए भी कम से कम एमएसपी पर बाध्यकारी बनाना बहुत आवश्यक है। इसका गणित भी मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ये बात सामने आए। देखिए, 30 लाख करोड़ की जो एग्रीकल्चर जीडीपी है उसमें से एमएसपी की जो फसलें हैं उनकी कीमत लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की है। उसमें से एमएसपी की फसलों में से 3 लाख करोड़ रुपए की खुद किसान अपने घर में कंज्यूम कर लेते हैं और 3.5 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलें सरकार खरीद लेती है, गन्ना समेत। तो मात्र एमएसपी की फसलों की जो खरीद प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए के बीच में है। और हमने कहा यदि इसको आप बाध्यकारी बना देते हैं और उसका बिल यदि 20% भी बढ़ जाता है तो 50-60 हजार करोड़ रुपया ही अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर को देना होगा, सरकार को नहीं देना है। सरकार को खरीदने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, सरकार जो खरीदी कर रही है अपनी वो जारी रखे, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर एमएसपी से नीचे खरीदता है वो उस पर खरीदने लगे, ये हमारी मूल मांग है। इसको अनिला सिंह जी बहुत साफ कहा, पुष्पेंद्र जी ने बहुत साफ कह दिया है। अब शायद कोई शुबा नहीं रहेगा, वो भी किसान है, किसान शक्ति संघ से आते हैं, शायद वो बात को साफ कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी के इंटेंशन पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ। और मेरा कम से कम ये स्टैंड शुरू से रहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं है, वो उनकी रिक्वायरमेंट है। पंजाब का किसान मेजरली बैठे हुए हैं वहां पे, फिर हरियाणा और थोड़े हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, और रिक्वायरमेंट उनकी है, उनके दिमाग में जो भी चीज है उसकी वो बात रख रहे हैं, सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं। अभी जो पुष्पेंद्र जी ने बात कही, देखिए अगर किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये बात सोचते हैं तो बिल्कुल आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं आप उनको कहिए कि एमएसपी से नीचे बिल्कुल परचेज नहीं करेंगे। और पुष्पेंद्र जी जो है बहुत इंटेलिजेंट है, मैं इनको जानती हूँ व्यक्तिगत रूप से। इन्होंने सिक्के की केवल एक साइड दिखाई है, दूसरी साइड नहीं दिखाई है कि आप जैसे ही एमएसपी कंपलसरी करेंगे तो कितने प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। यही उसका भी पूरा गणित अभी आप कहेंगे तो शायद ये समझा देंगे, मैं समझाने बैठ गई तो शायद मैं बता दो पाऊंगी, समय बहुत लग जाएगा। समय बहुत लग जाएगा। मैं भी इस बात की कदर करता हूं क्योंकि समय कम है, लेकिन समय शायद सरकार और देश के पास भी कम है क्योंकि किसान उत्तेजित है, किसानों तक वो बात पहुंच नहीं रही जो शायद सरकार पहुंचाना चाहती थी। और एक कमेंट यहां पर मैं यही बोलूंगा अनिला जी, किसानों में से एक बड़े तबके का यह भी कहना है कि अगर ये सब कुछ उनके फायदे के लिए है तो उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, और ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कई सवालों का जवाब देता है। क्या उन्हें समझाया नहीं जा रहा या वाकई उसमें बहुत कुछ ऐसा है
जो किसान अपनी रोजी रोटी से जोड़कर देख रहा है। 4 तारीख कल है, 8वें दौर की वार्ता है। क्या ये 9वें दौर की वार्ता में तब्दील होगी या कल सुलह का सोमवार होगा, कल ही पता चलेगा। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने तमाम बातों को खोलकर रखा और इस पर अपनी बात इस तरीके से साफ रखी कि हम सब समझ पाए कि आखिर गतिरोध पैदा कहां से हो रहा है और वो कौन सी चीज है जो इस मामले में दोनों पक्षों को टस से मस नहीं होने दे रही। उम्मीद सिर्फ इतनी करेंगे कि ये गतिरोध जल्द से जल्द टूटेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।